तो साथियों, वो जमीन पर कब्जा लेने के लिए उस शुक्ला नाम के ब्राह्मण ने, उस कलेक्टर ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन उन आदिवासियों ने वो जमीन नहीं दी। तो उन्होंने एक वहां के गांव के मुखिया को वो जमीन ऊपर ही ऊपर भेज दी, जबकि कब्जा उन आदिवासियों का उस जमीन के ऊपर है। वो बिहार का रहने वाला था। वो बिहार से उत्तर प्रदेश सोनभद्र में लगभग 300 लोगों को ट्रैक्टर में भर करके, हथियारबंद लोगों को लेकर के गए और 2019 तथा कथित 21वीं सदी में, तथा कथित आजाद भारत में वो कांड हुआ। लगभग जब वो जो 300 लोग हथियारबंद वहां गए, तो उन लोगों ने, वहां आदिवासियों ने संघर्ष किया सोनभद्र के, तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, हथियार चलाए और 9 आदिवासियों को स्पॉट पे मार दिए और कई लोग घायल हुए। वहां से एक व्यक्ति शहर की तरफ जा रहा था, शहर की तरफ से आ रहा था और ये माफिया उधर से निकल रहे थे। एक व्यक्ति को उधर से पूछा कहाँ का रहने वाला है, तो एक आदिवासी को रास्ते में उन्होंने गोली मार दी। ये अखबार आप 2019 का, या आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेंगे सोनभद्र का हत्याकांड या सोनभद्र के आदिवासियों की जमीन छीनने का, तो आपको पूरी ये जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, उस समय जो माफिया, आज वर्तमान में जो माफिया है, उस समय सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तंत्या भील या तिलका माझी के समय जो माफिया वो आदिवासियों की जमीन छीनते थे, वही आज वर्तमान में छीन रहे हैं। वो सबसे आश्चर्यजनक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। साथियों, आदिवासी शब्द में उस आदिवासी का इतिहास छुपा हुआ है। आदिवासी यानी आदि अनादि काल से निवास करने वाले लोग, यानी इस भारत में जड़ मूल से रहने वाले लोग। ऐसे लोगों का इस तथाकथित आजाद भारत में उस समय भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बनाया। आदिवासी सदियों से, अपने पुरखों के समय से उस पे, अपनी जमीन पे अपनी फसल उत्पादन करके अपनी आजीविका का, अपनी रोजी रोटी का भरण पोषण कर रहा है, परिवार को पाल रहा है। लेकिन वो, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके पास नहीं है, यानी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड प्लान बना करके तैयार नहीं किया, जमीन उसके पास में है। जबकि 5वीं अनुसूची के अनुसार और सिद्धू कानू के आंदोलन की बदौलत झारखंड में एसपीटी एक्ट बना, संथाल परगना एक्ट। वो संथाल परगना एक्ट में, उस एक्ट के तहत जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। उस क्षेत्र में आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी ले नहीं सकता। ये कानून सीएनटी एसपीटी एक्ट और बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत सीएनटी एक्ट बना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन अंग्रेजों के शासन में हुआ था और अंग्रेजों के शासन में ही आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन का मालिकाना हक, यानी वो जमीन कोई दूसरा ले नहीं सकता। ये सिद्धू कानू का आंदोलन की बदौलत एसपीटी एक्ट बना, बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत सीएनटी एक्ट बना। ये एक्ट को ध्यान में रख करके आदिवासी महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष, यानी जल जंगल जमीन की लड़ाई,
ये पूरे भारत में चल रही थी। इन लोगों को अपनी जमीन के विरोध में कहीं भीलों का आंदोलन हुआ, कहीं संथालों का आंदोलन हुआ, कहीं मुंडाओं का आंदोलन हुआ, कहीं कोल आंदोलन हुआ, ये तमाम प्रकार के आंदोलन हुआ। लेकिन इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। आपको जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव का आंदोलन 1855 में हुआ, लगभग 10,000 आदिवासी शहीद हुए उसमें। यानी गुलाम भारत में सामूहिक नरसंहार हुआ। और ये नरसंहार किसने करवाया? ये जो आज वर्तमान में नक्सलवाद के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं आदिवासियों की, सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी वर्तमान में देखा मणिपुर वाला, यह मणिपुर में इतने आजाद भारत में 21वीं सदी में इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि इस तरीके से जो आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे, और वो भी लगभग 45 से 50 दिनों के बाद वो वीडियोस हमारे सामने आए, क्योंकि वहां का इंटरनेट बंद करवा दिया था। इंटरनेट बंद करके कत्लेआम किया, जघन्य अपराध हुआ, ऐसे अपराध, अमानवीय अपराध हुआ। महिलाओं के साथ क्या हुआ उसके भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन महिलाओं के ऐसे नग्न करके उनके वो प्राइवेट पार्ट्स से खेल रहे हैं। और हम कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत में वो लोग शासन कर रहे हैं। तो साथियों, जो शासक जाति है, वो शासक जाति में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के पूंजीपति लोग, बनिए लोग बैठे हुए हैं। और ये उस समय भी आदिवासियों के विरोध में काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को बता दें कि आज अंग्रेजों के शासन में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, टंट्या भील, तिलका माझी, इन तमाम महापुरुषों ने अगर आंदोलन किया, अंग्रेज अगर आदिवासियों के दुश्मन होते, अंग्रेज अगर आदिवासियों के दुश्मन होते, तो अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों को CNT एक्ट और SPT एक्ट जैसे विशेषाधिकार नहीं मिलते। ये CNT एक्ट और SPT एक्ट 5वीं अनुसूची यानी आर्टिकल 244, जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को एक विशेषाधिकार दिया है। और बाबा साहब अंबेडकर ने ये विशेषाधिकार आर्टिकल 244 और 5वीं छठी अनुसूची का प्रावधान इन आदिवासी महापुरुषों के संघर्ष, त्याग, बलिदान को ध्यान में रख करके, उस इतिहास को ध्यान में रख करके, और उसमें हमारे जयपाल सिंह मुंडा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय दुनिया यानी भारत के कहें हम कि भारत के उस संविधान सभा में 2 ऐसे बहुत महान बहुत बड़े शिक्षाविद लोग थे जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर और माननीय जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों फॉरेन रिटर्न थे। अंग्रेजों के शासन काल में तो ये बीच में वो आदिवासी क्यों संघर्ष कर रहे हैं? तो ये माफिया लोग, जो भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के जो कर्मचारी थे, माफिया थे, जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों को मिसगाइड किया कि आदिवासी आपके विरोध में हथियार बंद आंदोलन कर रहे हैं। और जब अंग्रेजों की सेना आदिवासियों के
आंदोलन को रोकने के लिए आती है तो वो उनको दुश्मन समझ बैठे, जबकि पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है, आदिवासियों को और अंग्रेजों की सेना को लड़ाने वाला, वो डायरेक्टर उस समय भी ब्राह्मणी था और आज भी ब्राह्मणी है। तो आज वर्तमान में जो नक्सलवाद के नाम पर आज जितने भी 69 से लगा करके अभी तक 55 वर्ष हो गए हैं, इन 55 वर्षों में साथियों कितने आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया होगा, कल्पना कर सकते हैं। जैसे मणिपुर की घटना आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के जागरूक लोगों ने रिकॉर्ड करके उसको वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया है, लेकिन आज बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रतिदिन मणिपुर जैसी घटनाएं सरगुजा संभाग, जिसमें सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और कोरबा, ये 3 जिले आते हैं। 3 जिलों की उसमें हंसदेव का जंगल फैला हुआ है। और लगभग 94,460 पेड़ काटे जा चुके हैं और 2,73,757 पेड़ काटने का तैयारी है। हंसदेव का जंगल का जो हंसदेव जंगल बचाओ आंदोलन सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जिसमें वामन मेश्राम साहब स्वयं उस हंसदेव आंदोलन को अंजाम देने वाले लोगों ने बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें वामन मेश्राम साहब भी जा चुके हैं। उसका भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल सकते हैं। तो साथियों, ये खनिज माफिया अडानी के माध्यम से, क्योंकि वो हंसदेव के जंगल के नीचे तमाम प्रकार की, सबसे महत्वपूर्ण उस एरिया में मालूम पड़ा है कि सोना भी है, कोयले के अपार भंडार है, अपार भंडार, लोहा और कोयला अपार भंडार का एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि लगभग 1800 ईस्वी के लगभग उड़ीसा, झारखंड में जमशेदपुर आता है, जिसको आज वर्तमान में टाटा नगर कहा जाता है। टाटा का स्टील प्लांट लगभग 1800 के आसपास तब से डला हुआ है, तब से स्टील बना रहा है। और इस तरीके से झारखंड में लगभग 8 से 10 स्टील फैक्ट्रियां हैं। स्टील काहे से बनता है? लोहे से बनता है। कोयला वहां है। तो साथियों, झारखंड में अकेले जो जमशेदपुर आज जो टाटा नगर कहा जाता है, वो तमाम आदिवासियों की जमीन थी। वो टाटा स्टील फैक्ट्री डली, उद्योग डले, उस उद्योग के तमाम प्रकार के कर्मचारी, इंजीनियर, मैनेजर, वहां के कर्मचारियों के लिए शहरों का निर्माण हुआ, कॉलोनियों का निर्माण हुआ। फैक्ट्री में, खदान में आदिवासियों की जमीन गई, कॉलोनी बनाने में भी आदिवासियों की जमीन गई।
जबकि आर्टिकल 244 के तहत आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी भारत सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ले नहीं सकता। ये संविधान के आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची में प्रावधान है। संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 से। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है, अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ। ये बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए और अपने क्षेत्र का राजा घोषित करने के लिए संविधान में प्रावधान कर रखा है। दवाई है, लेकिन वो दवाई पिछले 75 वर्षों से 1950 में संविधान लागू हुआ और अब 2024 चल रहा है। इन्हें 75 वर्ष हो गए, अभी तक वो दवाई ब्राह्मणों की जेब में रखी हुई है, उन आदिवासियों को दी नहीं गई। ठीक हो सकता है क्या? कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर दवाई देता है और आप ले जा करके अलमारी में रख दो, ठीक हो जाओगे क्या? मूल निवासी समाज में जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों, जननायकों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन का दूसरा सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा, और आज इस सत्र में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथि, वक्ता और उपस्थित साथियों, आज जो विषय रखा है नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों का नरसंहार करना, यह शासक जातियों का गंभीर षड्यंत्र है। शासक जाति साथियों, अगर नक्सलवाद तो 1969 में प्रारंभ हुआ, एक नक्सलवाड़ी गांव से, और इसका प्रारंभ करने वाले चारुल मजूमदार और कानू सन्याल, यह पश्चिम बंगाल का गांव है। यह जमीन अधिग्रहण के विरोध में, यह आजाद भारत में नक्सलवाद कहा गया। साथियों, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन तमाम तरह से जो छीनने का षड्यंत्र, ये बहुत सदियों पुराना है। इसके विरोध में आदिवासी महापुरुषों ने, जैसे आपके बिहार में तिलका मांझी हुए, उनका आंदोलन भी अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने का आंदोलन था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इनका आंदोलन भी 1855 में वही जंगल माफिया, भू माफिया और खनिज माफिया, ये माफियाओं के विरोध में। और हम ये कहें कि आज वर्तमान में उन्हीं का शासक, वही शासक है और वही शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो माफिया लोग, खनिज माफिया हो, जंगल माफिया हो या जमीन माफिया हो, ये तमाम प्रकार के माफिया उस समय भी, आज अंग्रेजों के समय में जैसे सिद्धू कान्हू ने आंदोलन किया,
बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया, टंटिया भील ने आंदोलन किया, तो उनका आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में नहीं था, उनका आंदोलन इन माफियाओं के विरोध में था, इन जमींदारों और तमाम प्रकार के माफिया, शराब माफिया, खनिज माफिया, जंगल माफिया, जल माफिया, इनके माध्यम से आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उस समय आंदोलन हुए। ये माफिया उन आदिवासियों की जमीनें छीनते थे और अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, फॉरेस्ट एक्ट। उस फॉरेस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कौन थे उस समय, जो शासन प्रशासन में, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट विभाग में, हमारे समाज के जो लोग पढ़े लिखे थे और उस गुलाम भारत में पढ़े लिखे लोग कौन थे, यही तथाकथित ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग ही थे जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीनते थे। ये तमाम प्रकार की जो भारत में जमीन समतल दिखाई देती है, आज वर्तमान में जब बड़े बड़े शहर और उनके आसपास ये तमाम प्रकार की जमीनें आदिवासियों ने जंगल को काट करके उनको उपजाऊ बनाया और ये माफिया उस पे अपना कब्जा करके और कहते हैं कि ये तो इसके नाम की जमीन है। इसका उदाहरण आप देखेंगे 2019 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि वो सोनभद्र के आदिवासियों ने के नाम पे वो जमीन है, महाकोल और गोंड आदिवासी, वो जमीन उनके नाम पे है, वर्षों से अपने पुरखों के समय से वो उनके पास में जमीन है। लेकिन वहां का जो कलेक्टर था शुक्ला, प्रभात शुक्ला ऐसा कुछ नाम था उसका, उस कलेक्टर ने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से वो जमीन अपने और अपने परिवार के नाम से कर ली, ऊपर ही ऊपर कागज में, जबकि वो जमीन आदिवासी वर्षों से अपने पुरखों के समय से उस पर फसल उत्पादन कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो साथियों, वो जमीन पर कब्जा लेने के लिए उस शुक्ला नाम के ब्राह्मण ने, उस कलेक्टर ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन उन आदिवासियों ने वो जमीन नहीं दी। तो उन्होंने एक वहां के गांव के मुखिया को वो जमीन ऊपर ही ऊपर बेच दी, जबकि कब्जा उन आदिवासियों का उस जमीन के ऊपर है। वो बिहार का रहने वाला था, वो बिहार से उत्तर प्रदेश सोनभद्र में लगभग 300 लोगों को ट्रैक्टर में भर करके हथियारबंद लोगों को लेकर के गए और 2019 तथाकथित 21वीं सदी में तथाकथित आजाद भारत में वो कांड हुआ। लगभग जब वो जो 300 लोग हथियारबंद वहां गए तो उन लोगों ने, वहां आदिवासियों ने संघर्ष किया सोनभद्र के, तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, हथियार चलाए और 9 आदिवासियों को स्पॉट पे मार दिए और कई लोग घायल हुए। वहां से एक व्यक्ति शहर की तरफ जा रहा था, शहर की तरफ से आ रहा था और ये माफिया उधर से निकल रहे थे। एक व्यक्ति को उधर से पूछा कहाँ का रहने वाला है, तो एक आदिवासी को रास्ते में ही उन्होंने गोली मार दी। ये अखबार आप 2019 का, या आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेंगे सोनभद्र का हत्याकांड या सोनभद्र के आदिवासियों की जमीन छीनने का, तो आपको पूरी ये जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, उस समय जो माफिया
आज वर्तमान में जो माफिया है, उस समय सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तंत्या भील या तिलका माझी के समय जो माफिया वो आदिवासियों की जमीन छीनते थे, वही आज वर्तमान में छीन रहे हैं। वो सबसे आश्चर्यजनक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा साथियों, आदिवासी शब्द में उस आदिवासी का इतिहास छुपा हुआ है। आदिवासी यानी आदि अनादि काल से निवास करने वाले लोग, यानी इस भारत में जड़ मूल से रहने वाले लोग। ऐसे लोगों का इस तथाकथित आजाद भारत में उस समय भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बनाया। आदिवासी सदियों से, अपने पुरखों के समय से उस पे, अपनी जमीन पे अपनी फसल उत्पादन करके अपनी आजीविका का, अपनी रोजी रोटी का भरण पोषण कर रहा है, परिवार को पाल रहा है, लेकिन वो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। यानी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड प्लान बना करके तैयार नहीं किया, जमीन उसके पास में है। जबकि 5वीं अनुसूची के अनुसार और सिद्धू कानू के आंदोलन की बदौलत झारखंड में एसपीटी एक्ट बना, संथाल परगना एक्ट। वो संथाल परगना एक्ट में, उस एक्ट के तहत जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। उस क्षेत्र में आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी ले नहीं सकता। ये कानून सीएनटी एसपीटी एक्ट और बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत सीएनटी एक्ट बना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन अंग्रेजों के शासन में हुआ था और अंग्रेजों के शासन में ही आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन का मालिकाना हक, यानी वो जमीन कोई दूसरा ले नहीं सकता। ये सिद्धू कानू का आंदोलन की बदौलत एसपीटी एक्ट बना, बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत सीएनटी एक्ट बना। ये एक्ट को ध्यान में रख करके आदिवासी महापुरुषों के त्याग, बलिदान, संघर्ष, यानी जल जंगल जमीन की लड़ाई ये पूरे भारत में चल रही थी। इन लोगों को अपनी जमीन के विरोध में कहीं भीलों का आंदोलन हुआ, कहीं संथालों का आंदोलन हुआ, कहीं मुंडाओं का आंदोलन हुआ, कहीं कोल आंदोलन हुआ। ये तमाम प्रकार के आंदोलन हुआ, लेकिन इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। आपको जो सिद्धू कानू चांद भैरव का आंदोलन 1855 में हुआ, लगभग 10,000 आदिवासी शहीद हुए उसमें। यानी गुलाम भारत में सामूहिक नरसंहार हुआ। और ये नरसंहार किसने करवाया? ये जो आज वर्तमान में नक्सलवाद के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं आदिवासियों की, सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी वर्तमान में देखा मणिपुर वाला, यह मणिपुर में इतने आजाद भारत में 21वीं सदी में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, किस तरीके से जो आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे। और वो भी लगभग 45 से 50 दिनों के बाद वो वीडियोस हमारे सामने आए, क्योंकि वहां का इंटरनेट बंद करवा दिया था। इंटरनेट बंद करके कत्लेआम किया, जघन्य अपराध हुआ, ऐसे अपराध, अमानवीय अपराध हुआ। महिलाओं के साथ क्या हुआ उसके भी आप लोगों ने देखा होगा कि उन महिलाओं के
ऐसे नग्न करके उनके वो प्राइवेट पार्ट्स से खेल रहे हैं। और हम कि भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत में वो लोग शासन कर रहे हैं। तो साथियों, जो शासक जाति है वो शासक जाति में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के पूंजीपति लोग, बनिए लोग बैठे हुए हैं। और ये उस समय भी आदिवासियों के विरोध में काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को बता दें कि आज अंग्रेजों के शासन में बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, टंट्या भील, तिलका माझी, इन तमाम महापुरुषों ने अगर आंदोलन किया, अंग्रेज अगर आदिवासियों के दुश्मन होते, अंग्रेज अगर आदिवासियों के दुश्मन होते तो अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों को CNT एक्ट और SPT एक्ट जैसे विशेषाधिकार नहीं मिलते। ये CNT एक्ट और SPT एक्ट 5वीं अनुसूची यानी आर्टिकल 244 जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को एक विशेषाधिकार दिया है। और बाबा साहब अंबेडकर ने ये विशेषाधिकार आर्टिकल 244 और 5वीं छठी अनुसूची का प्रावधान इन आदिवासी महापुरुषों के संघर्ष, त्याग, बलिदान को ध्यान में रख करके, उस इतिहास को ध्यान में रख करके, और उसमें हमारे जयपाल सिंह मुंडा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय दुनिया यानी भारत के कहें हम कि भारत के उस संविधान सभा में 2 ऐसे बहुत महान बहुत बड़े शिक्षाविद लोग थे जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर और मान्यवर जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों फॉरेन रिटर्न थे। अंग्रेजों के शासन काल में तो ये बीच में वो आदिवासी क्यों संघर्ष कर रहे हैं? तो ये माफिया लोग, जो भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के जो कर्मचारी थे, माफिया थे, जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों को मिसगाइड किया कि आदिवासी आपके विरोध में हथियार बंद आंदोलन कर रहे हैं। और जब अंग्रेजों की सेना आदिवासियों के आंदोलन को रोकने के लिए आती है तो वो उनको दुश्मन समझ बैठे, जबकि पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है आदिवासियों को और अंग्रेजों की सेना को लड़ाने वाला, वो डायरेक्टर उस समय भी ब्राह्मणी था और आज भी ब्राह्मणी है। तो आज वर्तमान में जो नक्सलवाद के नाम पर आज जितने भी 69 से लगा करके अभी तक 55 वर्ष हो गए हैं। इन 55 वर्षों में साथियों कितने आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया होगा, कल्पना कर सकते हैं। जैसे मणिपुर की घटना आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के जागरूक लोगों ने रिकॉर्ड करके उसको वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दिया है। लेकिन आज बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रतिदिन मणिपुर जैसी घटनाएं सरगुजा संभाग, जिसमें सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और कोरबा, ये 3 जिले आते हैं। 3 जिलों की उसमें हंसदेव का जंगल फैला हुआ है। और लगभग 94,460 पेड़ काटे जा चुके हैं और 2,73,000
757 पेड़ काटने का तैयारी है। हंसदेव का जंगल का जो हंसदेव जंगल बचाओ आंदोलन सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जिसमें वामन मेश्राम साहब स्वयं उस हंसदेव आंदोलन को अंजाम देने वाले लोगों ने बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें वामन मेश्राम साहब भी जा चुके हैं। उसका भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल सकते हैं। तो साथियों, ये खनिज माफिया अडानी के माध्यम से, क्योंकि वो हंसदेव के जंगल के नीचे तमाम प्रकार की, सबसे महत्वपूर्ण उस एरिया में मालूम पड़ा है कि सोना भी है, कोयले के अपार भंडार है। अपार भंडार, लोहा और कोयला अपार भंडार का एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि लगभग 1800 ईस्वी के लगभग उड़ीसा, झारखंड में जमशेदपुर आता है, जिसको आज वर्तमान में टाटा नगर कहा जाता है। टाटा का स्टील प्लांट लगभग 1800 के आसपास तब से डला हुआ है, तब से स्टील बना रहा है। और इस तरीके से झारखंड में लगभग 8 से 10 स्टील फैक्ट्रियां हैं। स्टील काय से बनता है? लोहे से बनता है। कोयला वहां है। तो साथियों, झारखंड में अकेले जो जमशेदपुर आज जो टाटा नगर कहा जाता है, वो तमाम आदिवासियों की जमीन थी। वो टाटा स्टील फैक्ट्री डली, उद्योग डले, उस उद्योग के तमाम प्रकार के कर्मचारी, इंजीनियर, मैनेजर, वहां के कर्मचारियों के लिए शहरों का निर्माण हुआ, कॉलोनियों का निर्माण हुआ। फैक्ट्री में, खदान में आदिवासियों की जमीन गई, कॉलोनी बनाने में भी आदिवासियों की जमीन गई। जबकि आर्टिकल 244 के तहत आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी भारत सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ले नहीं सकता। ये संविधान के आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची में प्रावधान है। संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 से। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है, अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ। ये बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए और अपने क्षेत्र का राजा घोषित करने के लिए संविधान में प्रावधान कर रखा है। दवाई है, लेकिन वो दवाई पिछले 75 वर्षों से 1950 में संविधान लागू हुआ और अब 2024 चल रहा है। इन्हें 75 वर्ष हो गए, अभी तक वो दवाई ब्राह्मणों की जेब में रखी हुई है, उन आदिवासियों को दी नहीं गई। ठीक हो सकता है क्या? कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर दवाई देता है और आप ले जा करके अलमारी में रख दो, ठीक हो जाओगे क्या? जेब में रखी हुई है, ठीक होगे क्या? जब आपको दी जाएगी तब जाकर के आप ठीक हो सकते हो। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने वो तमाम आदिवासियों के
महापुरुषों के द्वारा आंदोलन किया गया था। जैसे बिरसा मुंडा ने आंदोलन में अपना कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में हमारा राज होना चाहिए। वही ध्यान में रख करके बाबा साहब अंबेडकर ने 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया था कि अनुसूचित क्षेत्र में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा, मालकियत का अधिकार होगा। ये सब प्रावधान है। जल जंगल जमीन का मालिक होगा। जमीन में छुपी हुई 80,000 लाख करोड़, आज वर्तमान में भारत में इन माफियाओं ने सैटेलाइट से सर्वे किया। उस सैटेलाइट के सर्वे में जो खनिज छुपी हुई है, विभिन्न प्रकार की धातुएं छुपी हुई है, उसकी आज वर्तमान में कीमत है 80,000 लाख करोड़। 80,000 लाख करोड़। भारत में 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है वर्तमान में। अगर वो 80,000 लाख करोड़ का 35%, 35% भारत सरकार के अनुसार रॉयल्टी मिलती है कि जिसकी जमीन है उसको 35% रॉयल्टी दी जाएगी। अगर 80,000 लाख करोड़ की रॉयल्टी 13 करोड़ 70 लाख आदिवासियों में विभाजित कर दी जाए सिर पर रॉयल्टी, तो प्रत्येक आदिवासी चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, टाटा बिरला अंबानी उसके सामने कहीं नहीं लगते। इतनी उनके जमीन के अंदर बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं छुपी हुई है। मैंने कहा 200 साल से टाटा लोहा और कोयला निकाल रहा है। अगर वहां लोहा और कोयला खत्म हो गया होता तो टाटा अभी तक रुकता क्या? कभी की उसकी फैक्ट्री बंद हो गई होती। इसका मतलब उस क्षेत्र में इतना लोहा कोयला अथाह, कोई सीमा नहीं है। इतना लोहा और कोयला उस जमीन के अंदर है। साथियों, अकेले झारखंड में 35 प्रकार की 35 बहुमूल्य से बहुमूल्य धातु है। यूरेनियम सबसे कीमती, यूरेनियम भी झारखंड में मिलता है। अकेले झारखंड को अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत भिखारी बन जाएगा। अकेला झारखंड, इतनी धातुएं, 33 प्रकार की धातुएं, बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुएं हैं। और अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कब से नक्सलवादी आंदोलन चल रहा, और उस नक्सलवादी आंदोलन को ये नक्सलवाद आजाद भारत में नाम दिया गया। ये समस्या गुलाम भारत में नहीं थी। तथाकथित आजाद भारत में आदिवासी जो इस देश का मूल मालिक है, जड़ मूल से रहने वाला है, उसको नक्सलवादी घोषित कर दिया। और नक्सलवादी प्रचारित ऐसा किया गया कि माओवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, इस तरीके से तो हमारे जो सामान्य जो लोग हैं, अरे नक्सलवादी बहुत खराब लोग होते हैं, बहुत डेंजर लोग होते हैं, ताकि उस शब्द का इस तरीके से उपयोग किया गया कि वो अन्य लोग उनके साथ में जुड़ नहीं पाए और उनको खुकार, जैसे डाकू लुटेरे ऐसे होते हैं, इस तरीके से उनको घोषित कर दिया। तो साथियों, ये आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ूम, इस नक्सलवाद को
रोकने के लिए एक सलवा जुलूम का निर्माण किया था सरकार के द्वारा। क्या है सलवा जुलूम? जो आदिवासी बेरोजगार है, जो आदिवासी युवा है, अच्छे अट्टे गट्टे हैं, ऐसे आदिवासियों को एसपीओ के नाम, स्पेशल पुलिस फोर्स, जैसे आज अग्निवीर आप देखा होगा 4 साल के लिए भारत की सेना में अग्निवीर अभी कंसेप्ट लेके आए 4 साल के लिए। इस तरीके से एसपीओ, स्पेशल पुलिस फोर्स ऑफिसर, उन युवाओं को, आदिवासी युवाओं को अपनी सेना में भर्ती किया या पुलिस में भर्ती किया। उन जो नक्सलवाद के नक्सली अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे, उस आंदोलनकारियों को मारने के लिए तो नक्सली आदिवासी और जिनको पुलिस में एसपीओ के नाम से भर्ती किया वो भी आदिवासी। देखिए ब्राह्मणों का दिमाग, उन्होंने उन आदिवासी युवाओं को, उन नक्सलियों आदिवासियों को मारने के लिए, अब गोली किधर से भी चले मरेगा कौन? आदिवासी। ये सलवा जुलूम हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा हमारे अन्य राज्यों के लोगों को पता नहीं है कि सलवा जुलूम क्या है। तो साथियों, ये जो आज बड़े पैमाने पर ये पूंजीपति और माफिया जमींदार या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जिस तरीके से नीतियां बना रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र है ये जमीन माफिया, खनिज माफिया, ये पूंजीपति लोग, शराब माफिया, ब्याज माफिया। और आप ताज्जुब करने के लिए आप लोगों को एक आश्चर्य करने वाली बात है कि उन आदिवासियों को उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र से बेदखल करने के लिए तमाम प्रकार के माफिया लगे हुए हैं, ताकि उन आदिवासियों की संख्या उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र से कम हो जाए। वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र क्यों है? 50% से अधिक आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिस राज्य में निवास करते हैं, जिस जिले में निवास करते हैं, वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहलाता है। और ये तमाम प्रकार के माफिया के माध्यम से या सरकार के विकास के नाम पर जो योजनाएं चल रही है, क्या है विकास के नाम पर? ये औद्योगिकरण करना, बांध बनाना, बांध बनाने में आदिवासियों की जमीन जा रही है, 4 लेन, 8 लेन, 10 लेन, भारतमाला प्रोजेक्ट, नेशनल कॉरिडोर, रेलवे लाइन डालना, ये तमाम प्रकार के विकास के नाम पर उस आदिवासी क्षेत्र से निकाल में हो रहे हैं, ताकि उन आदिवासी वहां से विस्थापित होकर के शेड्यूल एरिया से नॉन शेड्यूल एरिया में पलायन कर जाए। इसके अलावा जो जंगल और जंगल के आसपास जो आदिवासी रहते थे, उन जंगलों में जिन वनोपज के माध्यम से, जिन जड़ी बूटियां अन्य वनोपज के माध्यम से जिससे उनका रोजगार चलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी, उन पेड़ पौधों को खत्म करके नीति बना करके उनके फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से वो पौधे खत्म कर दिए। वहाँ सागौन, शीशम, यूकेलिप्टस और भी विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी वाले पौधे वहाँ लगा दिए। जब वो पौधे बड़े बड़े हो गए तो जो छोटे पौधे होते थे उनकी छांव में आकर के वो बर्बाद हो गए। यानी जिन आदिवासियों को उस जंगल से रोजगार मिलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो रोजी रोटी इस तरीके से छीन ली। अब उस जंगल से उसको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, तो वहां आदिवासी
पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। कुछ आदिवासियों के जंगलों, उन जंगलों को जानवरों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए नेशनल पार्क बना दिया, अभयारण्य बना दिया। ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र है उस आदिवासी को 5वीं अनुसूची क्षेत्र से पलायन करने के लिए मजबूर करना या उसको बेदखल करना, ताकि वो आदिवासी की संख्या 50% से कम हो जाए और जो चाहे वो कानून बना करके, जैसे वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 आदिवासी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आदिवासी का सत्यानाश करने के लिए वो कानून बनाया, जिसमें आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची में प्रावधान थे, टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और ग्राम सभा, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी ग्राम सभा दोनों के अधिकार को प्रभाव शून्य कर दिया। माफिया के निजीकरण के माध्यम से विकास के नाम पर अब सरकार वो जमीन ले सकती है। तो साथियों, आज आदिवासी सबसे ज्यादा खतरे में है। अब हम लोगों को अगर बचना चाहते हैं तो हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो भारत मुक्ति मोर्चा का एक सहयोगी संगठन है, और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ जो बामसेब का सहयोगी संगठन है, उनसे एफिलेटेड है, यही हम लोगों को बचा सकते हैं। अकेले अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 52% पिछड़ा वर्ग, हम तो ये कहे कि 60% पिछड़ा वर्ग जो सबसे ज्यादा संख्या में है, अपनी गिनती नहीं करवा पाए 78 साल में, संविधान लागू होने के 75 साल में। तो क्या हम 8% आदिवासी 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची हम अमल नहीं करवा पाए, तो हम वर्तमान में हम लोगों को किस तरीके से सामूहिक नरसंहार की योजनाएं बन रही है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में जुड़ करके और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के साथ जुड़ करके हम इन आदिवासियों को बचा भी सकते हैं। और ये संविधान, अगर हमारा आंदोलन सफल होता है तो ये संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो आपको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया है उस पे अमल होगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची सिर्फ आदिवासियों के लिए बनाई है बाबा साहब ने, वो अन्य किसी के लिए अधिकार नहीं दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ये हम आदिवासियों को भी बचा सकते हैं, हम इस अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के राजा भी बन सकते हैं।